महरंग बलोच, मंजूर पश्तीन और शौकत नवाज मीर की तंजीमों में काम में नज़रिए में फ़र्क क्या है? बात वो भी अवाम की करते हैं, अपने हकूक़ की करते हैं, आप भी वही काम करते हैं, तो किससे मुतासर हुए आप? तो देखिए, पहला फ़र्क ये है कि ये 2 मुल्कों और 2 रियासतों का मसला है। मीर साहब, आज़ाद कश्मीर के अंदर मसाइल ज़्यादा हैं या वसाइल ज़्यादा हैं? सर, मसाइल जो है ना वो बनाए जाते हैं, वसाइल बहुत हैं, वसाइल का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं होता, उन पे डाका डाला जाता है। कुछ आज़ाद कश्मीर के मेंबरान असम्बली, सियासतदान, जमातों के कायदीन ऐसे हैं जो आपको ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि मीर साहब छिक के रखो, आप अच्छा काम कर रहे हो, हम नहीं कर सकते थे। जी, बिल्कुल हैं, क्या हमारी आज़ाद कश्मीर की अदलिया और अदालतें, जजेस आज़ाद हैं? सर, सवाल आपने मुश्किल और खतरनाक किया है, तो मेरे ख्याल से आप भी इस पे बेहतर जवाब दे सकते हैं। खुद मुख्तार कश्मीर चाहते हैं या कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? सर, मैंने आपको पहले ये बात कही है कि मैं इस वक़्त जिस प्लेटफ़ॉर्म के अंदर मौजूद हूँ, मैंने इन दोनों नज़रियात को लेके चलना है और एक वक़्त आएगा जिस वक़्त हमने एक नज़रिए के ऊपर इकट्ठे होना है। जब तक एक नज़रिया ना हो, आज तक दुनिया में किसी कौम को आज़ादी नहीं मिली। जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो कश्मीर को पाकिस्तान बनना चाहिए ना? सर, कई कई लोगों की ये ख्वाहिश है और कई लोगों की ख्वाहिश है कि खुद मुख्तार हो। क्या कश्मीर को खुद मुख्तार रियासत बनना चाहिए, ये मुतालबा दुरुस्त है? सर, दोनों मैंने कहा ना कि दोनों नज़रियात के लोग अपने-अपने नज़रिए के ऊपर, अपने-अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए हैं। जिस कौम के नुमाइंदे को ये जुर्रत हासिल नहीं है कि वो ये कह सके कि हाँ, मैं कौम परस्त हूँ, तो उसको आज़ादी कैसे मिलेगी? सर देखिए, कौम परस्त तो मैं हूँ। मैं अपनी आज़ादी की, अपनी रियासत की बात जब करूँगा तो मैं कौम परस्त हूँ। तो जब 1948 में आ गए तो एक सदी होने को है, तो अब तो मुझे आपको और किसी और को आपको महाजिर तो नहीं कहना चाहिए, आप अंसार हैं आप। जी, सर, पहली बात तो ये कि रियासत के अंदर कोई बंदा महाजिर नहीं हो सकता। मेरा ये क्लेम है कि मैं महाजिर नहीं हूँ, मैं रियासत की उधर भी मेरा घर है, रियासत के इस हिस्से में भी मेरा घर है। महाराजा हरि सिंह और रंजीत सिंह की रियासत के सताए हुए हैं आप। जी सर। माजरीन की 12 सीटें सियासत के अंदर ब्लैकमेलिंग के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, अरबों रुपए के प्रोजेक्ट ज़ाया होते हैं, उसमें करप्शन होती है, ये आप कह रहे हैं, ऐसा ही है? बिल्कुल दुरुस्त बात है। आपके नज़दीक इन 12 सीटों के होने की वजह से ये 2 गलतियां हैं, अगर ये ना हो तो फ़ायदा कितना है? सर, बहुत बड़ा फ़ायदा है। देखिए, एक तो माली फ़ायदा है। आज़ाद कश्मीर में लोग भूख और अफलास का शिकार हैं और आप चाहते हैं कि खुलफा राशिदीन के दौर की तरह जो है इन लोगों को वजीफ़ा मिलना चाहिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल राइट बनता है ये। लेकिन आप ऐसा सोच रहे हैं, इजलास करेंगे कि उसमें सियासत में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जी, जी, बिल्कुल। ये फैसला हमारा हुआ है कि मुशावरत होगी इसकी। तो जब आप मशावरत कर लें और फ़र्ज़ करें आप इलेक्शन लड़ते हैं सारे लोग और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी इलेक्शन लड़ेगी, तो फिर आप में और इन सियासतदानों में फ़र्क क्या रह जाएगा? आप भी ब्लैकमेल होने के लिए सियासत करेंगे? सर, ये मैंने उस दिन भी एक सवाल दिया था, गो कि हमारा ये कोई ऐसा मैंडेट नहीं है कि मैं इस पे बात करूँ, लेकिन जो आपने सवाल किया, हम निज़ाम को ठीक करने की बात कर रहे हैं। मीर साहब, आपको कभी सच बताइएगा, धमकी आई मीर साहब मार देंगे, खामोश हो जाएँ, घर बैठ जाएँ? नहीं सर, मुझे मुझे इस तरह की धमकी नहीं आई। आप डरते-वरते भी नहीं हैं? सर, अल्लाह से डरता हूँ, उसके अलावा बाकी उसकी मखलूक है, उसके अलावा मैं किसी से। 2 नौजवान कश्मीर और नस्ल थे, 90% आज़ाद कश्मीर के अवाम ये चाहते हैं कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है वो ज़रनोश और जिब्रान, इन दोनों भाइयों का जो कत्ल या शहीद जो भी किया गया, इसके ऊपर आवाज़ उठाएं और आपकी मदद। उनकी माँ चीख के मैंने वीडियो सुनी, वो कह रही है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी हमारी मदद करे। क्या नुक्ता नज़र है आपका इसके ऊपर? आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे महातुब हूँ। आज का गोरखधंधा खित्ता आज़ाद कश्मीर के हवाले से, वहाँ की जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जिसके साथ जुड़े हैं शौकत नवाज़ मीर की हैसियत से हैं। ये एक गैर पार्लिमानी तंजीम है। ये कब माज़ वजूद में आई, ये करना क्या चाहती थी, इसने अब तक क्या किया, आवाम का साथ इनको क्या हासिल है, क्यों हासिल है, मुस्तकबिल में क्या करना चाहते हैं,
कोई कहता है कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और मुख्तलिफ नारे जहाँ पे राइज हैं, वहीं पे इस छोटे से खित्ते की जिसका रकबा, बजट, सारी चीज़ें एक रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के बराबर हैं, तो यहाँ के लोगों के लिए 200 अरब से ज़ायद का बजट है, फिर भी ये तकलीफ़ में क्यों हैं, ऐसे हालात क्यों पैदा हुए? इस सिलसिले में शौकत नवाज़ मीर आपका और मेरा साथ देंगे, तो इनसे बात करेंगे। शौकत नवाज़ मीर साहिब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। बड़ी नवाजिश आपने हमें वक्त दिया। मौसम कैसा है आपके मुजफ्फराबाद दारुल हुकूमत का आज? गर्मी है सर, आज तो गर्मी है, लेकिन ये कि ज्यादा जब गर्मी हो तो बारिश हो जाती है। शौकत नवाज़ मीर नाम है और वालिद साहब भी सियासतदान थे, सियासी लोग थे, रियासती जमात से मुंसलिक थे, हबीब न्यूज़ एजेंसी चलाते थे। आप खुद भी ताजर हैं। कैसे और कब और क्यों ख्याल आया कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बनानी है? सर बेसिकली जो मेरा वालिद साहब का एक सोशल वर्क या सियासी जो एक बैकग्राउंड था, वो फैमिली में मेरे पास है। हम 4 भाई हैं, तो मैं सबसे छोटा हूँ। वो चीज़ मुझे कह लें कि विरासत में मिली। तो सोशल वर्क मेरा पहले था। अंजुमन ताजरान मेरी बहुत पहले से बनी हुई थी। ये जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, ये प्रॉपरली जो है ये मुजफ्फराबाद से अनाउंस हुई है 16 और 17 सितंबर की दरमियानी शब। जबकि ये ऑलरेडी जो पुंछ डिवीजन से जो साबका तहरीकें थी, उनके तहरीकों का ये तसलसल थी ये जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी। आपका नाम है शौकत नवाज़ मीर। मीर कबीले से तल्लक रखते हैं, और क्या आप खुद भी महाजिर हैं और हिजरत करके आए उस पार से इस आर? जी सर, बिल्कुल। मेरे वालिद साहब 48 में हिजरत करके जो है वो रियासत के अंदर ही रियासत में आके रहे हैं। तो 48 में वो मकबूजा कश्मीर से आज़ाद कश्मीर में आए हैं। तो जब 1948 में आ गए तो एक सदी होने को है, तो अब तो मुझे आपको और किसी और को आपको महाजिर तो नहीं कहना चाहिए, आप अंसार हैं आप। जी सर, पहली बात तो ये कि रियासत के अंदर कोई बंदा महाजिर नहीं हो सकता। मेरा ये क्लेम है कि मैं महाजिर नहीं हूँ। मैं रियासत की उधर भी मेरा घर है, रियासत के इस हिस्से में भी मेरा घर है। मुझे आप आईडीपी जिस तरह कहते हैं ना कि जो वक्ती तौर पे मुतासर होता है एक शख्स अपने एक घर से के कमरे से निकल के दूसरे घर के कमरे में आ गया, मेरी वो पोजीशन है। लेकिन जाहिर बात है महाजिर कहा गया 48 में, तो आज मैं ये कहूंगा कि अब वो जो महाजरीन का टैग है, जो 48 से आज तक जो लोग यहाँ मौजूद हैं, उनको कम से कम उन चीजों से जो है बाहर निकलना चाहिए। मैं अपने आप को पेश किया मैंने, और मैं बाकी महाजरीन को भी जो 48 से अनवर्ड आज भी महाजिर का टाइटल यूज कर रहे हैं, उनको ये मैंने दावत दी है कि वो इससे विड्रा हो, ताकि रियासत का पैसा रियासत के लोगों के ऊपर लगे। महाराजा हरि सिंह और रंजीत सिंह की रियासत के सताए हुए हैं आप। जी सर। तो आज जब हिजरत करके यहाँ आ गए तो आप तो आज़ाद खिता में मौजूद हैं, आज़ाद है ना? जी बिल्कुल। मजीद आज़ादी नहीं चाहिए ना? सर जब हम अपनी पूरी रियासत की बात कर रहे हैं, तो फिर उसमें पूरी रियासत जब जुड़ जाएगी तो वो फिर उस पहलू में जाके हम बात करेंगे। आज़ादी चाहिए ना कश्मीरियों को? सर कश्मीरी, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज तयशुदा है कि कश्मीरियों को उनकी मर्जी के मुताबिक यह फैसला करने का हक दिया जाएगा। आप भी कश्मीरी हैं, आप ही बता दें आपकी मर्जी क्या है? सर देखिए, बेसिकली मैं जिस एक तहरीक में चल रहा हूँ वहाँ पे मुख्तलिफ नजरियात के लोग हैं। नजरिया खुद मुख्तार कश्मीर से भी उनका तल्लक है, नजरिया इलाके पाकिस्तान से भी उनका तल्लक है। तो मुझे एक दरमियानी बात करनी है उस वक्त तक जिस वक्त तक पूरी रियासत की बात जो है वो इकट्ठी ना हो जाए, पूरी रियासत की जो अवाम है वो एक प्लेटफॉर्म पे ना आ जाए। सच पूछना चाहता हूँ, सच बताइए, दिल पे हाथ रख के, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के। नजरिया मेरा भी है और आपका भी है क्या आपका नजरिया बतौर कश्मीरी? सर मैं अभी इस वक्त जो है मैं बात अपनी जो आज़ादी की मैं बात करूंगा कि मुझे मेरा फैसला करने का इख्तियार दिया जाए। खुद मुख्तार कश्मीर चाहते हैं या कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? सर मैंने आपको पहले ये बात कही है कि मैं इस वक्त जिस प्लेटफॉर्म के अंदर मौजूद हूँ, मैंने इन दोनों नजरियात को लेके चलना है, और एक वक्त आएगा जिस वक्त हमने एक नजरिए के ऊपर इकट्ठे होना है। जब तक एक नजरिया ना हो, आज तक दुनिया में किसी कौम को आज़ादी नहीं मिली। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। तो कश्मीर को पाकिस्तान बनना चाहिए ना? सर कई लोगों की ये ख्वाहिश है, और कई लोगों की ख्वाहिश है कि खुद मुख्तार हो। क्या कश्मीर को खुद मुख्तार रियासत बनना चाहिए, ये मुतालबा दुरुस्त है?
सर दोनों मैंने कहा ना कि दोनों नजरियात के लोग अपने अपने नजरिए के ऊपर अपने अपने मौकफ के ऊपर डटे हुए हैं। जिस कौम के नुमाइंदे को ये जुर्रत हासिल नहीं है कि वो ये कह सके कि हाँ मैं कौम परस्त हूँ, तो उसको आज़ादी कैसे मिलेगी? सर देखिए, कौम परस्त तो मैं हूँ। मैं अपनी आजादी की, अपनी रियासत की बात जब करूंगा तो मैं कौम परस्त हूँ। आपने कहा महाजरीन की सीटें नहीं होनी चाहिए, ये ख्याल कैसे आया और क्यों नहीं होनी चाहिए मीर साहब? सर मैंने आपको खुद ये इंट्रोडक्शन ये कराया था कि मैं एक महाजर का बेटा हूँ जो 48 से मकबूजा कश्मीर से आजाद कश्मीर में आए। तो ये जो महाजरीन के नाम पे 12 सीटें बनी हुई है, ये एक बहुत बड़ा, मैं आप ही के प्रोग्राम का नाम लूंगा, गोरख धंधा है कि अरबों रुपए के पैसे जो हैं वो महाजरीन के नाम पे प्रोजेक्ट्स, कॉलोनियां, बोरिंग, ये तमाम चीजें हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है कि करोड़ों रुपए एक एक जो महाजर की जो सीट है उसके नाम पे जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारा ये मौकफ है, मैंने जब अपने आप को पेश किया कि बीइंग ए महाजर इतना बड़ा टाइम हो गया कि मैं अब रियासत के अंदर एस्टेब्लिश हो चुका हूँ, मेरी तीसरी नस्ल आ चुकी है कि अब मेरे बच्चे को भी मुकाबले के इम्तिहान में बैठना चाहिए, मुझे किसी का हक नहीं मारना चाहिए, मुझे मेरे बच्चे को मेरिट पे आना चाहिए। अगर वो लायक है तो वो पोस्ट हासिल करेगा, वो अगर लायक नहीं है तो किसी और का बच्चा जो लायक होगा, जो मेरिट पे होगा, उसको उस पोस्ट पे आ जाना चाहिए। लिहाजा हमारा ये फर्ज बनता है कि अब कम से कम 48 से ऑनवर्ड जो लोग हैं वो महाजरीन का कोटा ना क्लेम करें और ना ही इन 12 सीटों को क्लेम किया जाए। यानी कि महाजरीन जो पाकिस्तान में आबाद हैं या जहाँ पे भी हैं, उनका एक स्पेशल मुख्तस कोटा नहीं होना चाहिए, सब अंसार महाजर कोई भी नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या इसमें किसी की हक तलफी होती है जो कोटा रखा जाता है? सर देखिए, जो हमने अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया उसके अंदर देखिए, किसी एक शख्स को एक घर से दूसरे घर में भी अगर भेजा जाए तो उसको एक टाइम चाहिए होता है एडजस्टमेंट के लिए। अब रियासत के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में या पाकिस्तान के अंदर जो लोग हमारे सेटल हैं उनको एक टाइम चाहिए था एस्टेब्लिश होने के लिए। 48 से आज तक एक बहुत बड़ा टाइम है, उसमें एडजस्ट हो गया। हाँ, 80s के जो हमारे माजरीन हैं उनको अभी हमने अपने चार्टर ऑफ डिमांड में ये मार्जिन दिया है कि उनको इतना टाइम दिया जाए कि वो एस्टेब्लिश हो जाए और उसके बाद वो भी विड्रा कर देंगे अपने कोटे से और अपनी माजरीन का ये जो एक क्लेम है उससे। माजरीन की 12 सीटें सियासत के अंदर ब्लैकमेलिंग के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, अरबों रुपए के प्रोजेक्ट ज़ाया होते हैं, उसमें करप्शन होती है, ये आप कह रहे हैं, ऐसा ही है? बिल्कुल दुरुस्त बात है। आपके नज़दीक इन 12 सीटों के होने की वजह से ये दो गलतियां हैं, अगर ये ना हो तो फ़ायदा कितना है? सर बहुत बड़ा फायदा है। देखिए, एक तो माली फायदा है कि जब ये 12 सीटों के नाम पे अरबों रुपए जो इस्तेमाल किए जाते हैं नहीं होंगी तो वो पैसा बचेगा और हमारी सेहत और तालीम पे लगेगा। देखिए ना, हमारे यहाँ पे अस्पतालों का ये हाल है कि एक सिरिंज जो है आपको वहां नहीं मिलती, पैनाडॉल की गोली आपको नहीं मिलती, और दूसरी तरफ जो माजरीन की आप इनके प्रोजेक्ट देख लें, ऐसे ऐसे जुल्म है कि अगर किसी जगह पे 200 माजरीन के वोट हैं तो वहां पे जो क्लेम हुए 250 बोरिंग पंप खाली क्लेम हुए गए हैं। ये एक छोटी सी मैंने आपको मिसाल बताई है। आने वाले वक्तों में इन 12 के 12 की जो बड़े अपने आप को नीट एंड क्लीन जो मेंबर कहते हैं, हम आपकी एक एक चीज, एक एक मेंबर की चीज आपके सामने लाएंगे। एक तो माली करप्शन आ गई, दूसरी बात ये जो सियासी इस्तेहकाम है, जब ये 12 सीटें खत्म हो जाएंगी, वो जो सियासी ब्लैकमेलिंग है कि जिस भी वक्त किसी हुकूमत को गिराना होता है तो उस वक्त सबसे पहले 12 सीटों का कार्ड खेला जाता है कि जी ये 12 सीटें हमारे पास हैं तो कुछ सीटें और इकट्ठी करनी और हमने अदम एतमाद कर देना है। तो सियासी इस्तेहकाम भी इस रियासत के लिए बहुत जरूरी है, अवाम के लिए बहुत जरूरी है। दोनों चीजों में सियासी इस्तेहकाम और माली करप्शन रोकने के लिए इनका खात्मा जो है बहुत जरूरी है। 4 भाई हैं, अपने वालिद के वारिस हैं, छोटे भाई हैं चारों में से। वालिद साहब रियासती जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में रहे, उन्होंने कभी ज़िंदा होते हुए इस बात का जिक्र किया कि बेटा जब जवान हो जाओगे तो ये माजरीन की सीटों को ख़त्म करवाना, और उन्होंने ऐसे क्यों ना किया? सर उन्होंने मुझे ये बात नहीं कही, लेकिन टाइम बीइंग जो है ना हर चीज सामने आ जाती है कि जितना अरसा आप चीजें देखते हैं। जब मैं खुद ये देख रहा हूँ कि हमारे नाम का पैसा मिसयूज हो रहा है, हमारे नाम की जमीन लोगों को बांटी जा रही है, हमारे नाम की नौकरियां गलत जगहों पे जा रही हैं, तो मेरा ये फर्ज बनता था कि मैं इस गलत काम को रोकने में अपना किरदार अदा करूं, अपना हिस्सा डालूं। मीर साहब कितने पढ़े लिखे हैं? मैंने सर बैचलर किया हुआ है, छोड़ा हुआ, बल्कि बीकॉम मैंने पार्ट फर्स्ट किया हुआ। माशाल्लाह। तो आपको मैं ताजर कह सकता हूँ ना? बिल्कुल हूँ ही मैं ताजर जी। तो आप बेचने वाला हूँ, मैं किताबें बेचने वाला हूँ। अच्छा, किताबें बेचने वाले ताजर हैं?
अखबारें भी बेचता हूँ। अबीब न्यूज़ एजेंसी वाले हैं? जी जी वालिद साहब चलाते थे वो? जी जी, वो चलाते थे। पहले मीर साहब पहले अखबार बेचते थे और अब अखबार के अंदर खुद आपकी खबर लगी होती है, खुद खबर बन गए हैं, तो कैसा महसूस हो रहा होता है? तो देखिए, वक्त के साथ तब्दीली आती है और जाहिर बात है हर शख्स को अपनी अपना खबर लगी हुई और अपनी तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पे या प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब नजर आती है तो उसको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। किताबें बेचते हैं और क्या खुद भी किताबें पढ़ते हैं? मैंने कहा किताबें बेच रहे होते हैं, लेकिन क्या खुद भी किताबें पढ़ने का शौक है? सर बहुत बहुत कम है। बेची है, पढ़ी बहुत कम है। कम पड़ी है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जब मर्ज़ वजूद में आई तो दो वजूहात थी। एक तो आटा सस्ता होना चाहिए और दूसरा बिजली मुफ्त होनी चाहिए। जब ये दो मुतालबात मान लिए गए थे तो बात आगे क्यों बढ़ी? सर बेसिकली पूरी रियासत के लोग एक चार्टर ऑफ डिमांड पे इकट्ठे हुए थे, जिसके जो मेन जो पॉइंट थे वो सस्ता आटा, सस्ती बिजली, अशराफिया की मुराद का खात्मा, बिल्कुल ये थे। लेकिन इसके साथ हमारे जो बाकी मामलात थे, जो तुलबा तंजीमों की बहाली, बल्दियाती निज़ाम की बहाली, एहतसाब एक्ट, इसी तरह उस वक्त हमारा जंगलात का इशू था, लकड़ी जो कटिंग हुई हुई थी उसका इशू था। फिर हाई कोर्ट का जो फैसला है नीलम जेलम के ऊपर 2019 का, उसके ऊपर अमल दरामद, ये वो चीजें थी। फिर जो हमारी जो कश्मीर बैंक जो था उसका शेड्यूल करना, फिर सेलुलर कंपनियां जो लूट मार जिन्होंने पूरी रियासत के अंदर मचाई हुई है, सर्विसेज के नाम पे जो है वो पैसे लिए जा रहे हैं, पैकेजेस के नाम पे पैसे, उनका खात्मा, ये वो बाकी चीजें थी जिसके ऊपर एक अवाम एक चार्टर ऑफ डिमांड पे इकट्ठी हुई थी। तो ये 3 जो नोटिफिकेशन जारी हुए थे, इनमें भी अभी जो शराफिया की मराहत है उसके ऊपर तो कोई वर्किंग ही नहीं हुई। और बिजली की जब हम बात करेंगे कि बिजली जहाँ पे सस्ती हुई वहाँ पे लोड शेडिंग जो है वो बढ़ गई, उसका जो वोल्टेज है वो कम कर दी गई। जहाँ आटे का नोटिफिकेशन जारी हुआ तो वहाँ आटे का म्यार गिरा दिया गया, उसकी एलोकेशन कम कर दी गई। ये वो चीजें हैं कि जो मुकम्मल तौर पे हमारी अभी हल नहीं हुई। ये तमाम खित्ता आज़ाद कश्मीर के अंदर से जितनी भी ताजरों की तंजीमें हैं वो सारे मिल के जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बनी, ऐसा ही है? नहीं सर, खाली ताजिर इसमें नहीं है ना। बेसिकली ये पुंछ डिवीजन से ये मूव चली थी, जो साबका तहरीकों का एक तसलसल थी, क्योंकि अक्सर जो तहरीकें हैं वो पुंछ डिवीजन से ही चली हैं। तो जब वो तसलसल में ये निकली तो उसके अंदर ताजिर भी थे, ट्रांसपोर्टर थे, वकला थे, सिविल सोसाइटी, तुलबा, ये तमाम लोग, कौंसलर साहिबान, ये तमाम लोग उसके अंदर शामिल थे। फिर हमने तीनों डिवीजनों के अंदर इसी तरीकाकार से लोगों को इकट्ठा किया और जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है वो मार्ज वजूद में आई। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जब मार्ज वजूद में आई तो इसका वजूद कायम करने वाला कौन है और इसका रूए रवां कौन है और इसका सरबराह कौन है? हर इदारे का, हर जमात का एक सरबराह होता है, मुअज्जब होता है। सर ये इस तहरीक की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि इस तहरीक का कोई चेयरमैन, सदर, कोई भी ऐसा इसका रहनुमा नहीं है। ये बेसिकली इसी कुलिये पे बनी है कि तमाम लोग इसके मेंबर की हैसियत से बात किया करेंगे। हमें 29 रुकनी ये कमेटी है जिसके हर मेंबर की इक्वल जो है वो वजन है। हर बंदा इसमें बराबरी की हैसियत रखता है। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये तहरीक पुंछ डिवीजन से स्टार्ट हुई है और जो साबका तहरीकों का एक तसलसल थी और पुंछ डिवीजन से तहरीक स्टार्ट हुई है। आइंदा आपके जो मुतालबात हैं वो क्या हैं? सर अब देखा होगा आपने कि 24 मई को हमने चार्टर ऑफ डिमांड में इजाफा कर दिया है। उसके अंदर जो मेजर हमारी चीजें हैं जो हमने अनाउंस की है वो 16 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड का इजाफा किया हमने साबका चार्टर ऑफ डिमांड को शामिल करते हुए। उसके अंदर मुफ्त तालीम, मुफ्त सेहत, आपकी 12 जो ये सीटें हैं इनका खात्मा और एयरपोर्ट का जो है मुतालबा, इसी के साथ जो हमारी बाकी 12 नुकात और हैं वो भी इसके अंदर शामिल है। ये 16 नुकाती मजीद चार्टर ऑफ डिमांड हमने ऐड कर दिया है अपने साबका चार्टर ऑफ डिमांड के अंदर। अगर 16 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड में से ये बातें ना मानी गई तो आप क्या कर सकते हैं? सर जो इससे पहले हुआ है, इंशाल्लाह अब तो अवाम को एक उम्मीद लग गई है कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ रहोगे तो फायदा ही हासिल होगा। 70 साल इन हुक्मरानों के पीछे चलते रहे तो उनको कुछ नहीं मिला।
2 साल जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ लोग चढ़े और उनके साथ जुड़े उस अपना प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो उन्होंने बहुत बड़े टारगेट अचीव किए। अब उनका यकीन पुख्ता हो चुका है कि अगर हम आगे भी जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ जुड़े रहेंगे तो मजीद कामयाबियां हमें। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ जुड़ने की वजह से अब तक आधा दर्जन के करीब लोग शहीद हो चुके हैं। सर देखें, जब कुछ चीज हासिल करनी पड़ती है तो फिर जानी और माली नुकसान होता है। वो जो हमारे लोग जिनकी जानें यहाँ पे गई हैं वो हमारे शोधा हैं, इस तहरीक के वो शोधा हैं हमारे। मीर साहब, ये कैसी तहरीक है? वो तो शोधा हैं, जनती ठहरे होंगे, नीयत और इरादे अच्छे हों, आप तो उनकी FIR तक ना कटवा सके। उसमें ये था सर कि उस वक्त एक माकूल रकम जो है वो कंपनसेशन जो है उनको दी गई, और उस वक्त के जो हालात थे, उस वक्त उनके जो वर्सा थे उन्होंने उसी चीज को जो है वो एक्सेप्ट किया। ठीक है, अब ये बताइए कि ये काम जो आप कर रहे हैं, क्या आपको पता है कि ये काम हाकिम वक्त के और जो अवामी नुमाइंदे हैं जो वोट लेते हैं, जो हुकूमत होती है, ये उसके करने वाले हैं ना? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब अवामी नुमाइंदे अपना जो उनका काम है वो नहीं करेंगे और अवाम जो है वो खुदकशियां करने पे मजबूर हो जाएगी महंगाई की वजह से, बिजली महंगी की वजह से, और अशराफिया की अपनी अयाशियां काम ना करे, और एक आपको अनबैलेंस नजर आएगा कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है गरीब को सस्ता आटा देने के लिए, गरीब को बिजली सस्ती करने के लिए, और दूसरी तरफ आप एक भारी भरकम जो है वो कैबिनेट बना के अपनी तनख्वाहों में इजाफा कर दें, अयाशियों में इजाफा कर दें, तो फिर जब अनबैलेंस होता है तो फिर ये चीजें इस तरह की सामने आती हैं। आज़ाद कश्मीर में लोग भूख और अफलास का शिकार हैं और आप चाहते हैं कि खुलफा राशिदीन के दौर की तरह जो है इन लोगों को वजीफा मिलना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल राइट बनता है ये। आप टैक्स देते हैं बतौर ताजिर? जी बिल्कुल, मेरे 2 बिजनेस है, मैं दोनों का टैक्स देता हूँ, मैं बाकायदा टैक्स पे। ठीक, मीर साहब, ये एक गैर पार्लिमानी कमेटी तंजीम इसको कहा गया, तो जो अवामी नुमाइंदे काम नहीं कर रहे, तो इतनी बड़ी तादाद अवाम असल में ताकत का सरचश्मा है, वो आपके साथ शामिल हाल हैं, तो जाए ना इलेक्शन कमीशन इस जमात को रजिस्टर करवाएं और इन सब को इलेक्शन लड़वाएं, तो लग पता जाएगा इन सियासतदानों को और अवाम को भी। सर बेसिकली देखिए, ये सवाल अक्सर किया जा रहा है हमसे, अभी हमारे पास कोई ऐसा मैंडेट नहीं है, हम लोग इकट्ठे हुए एक चार्टर ऑफ डिमांड के ऊपर, 10 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड था, अभी अवाम ने हमें ऐसा कोई मैंडेट नहीं दिया कि हम कोई सियासत या इलेक्शन की बात कर सके। लेकिन अब आज क्योंकि इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो लोग ये सवालात कर रहे हैं, तो उसके लिए बाकायदा तौर पे हमारा एक इजलास होना है और उसमें बैठ के हम ये फैसला करेंगे। 2-3 ऑप्शन डिस्कस हो रहे हैं कि इलेक्शन में जाएंगे तो क्या नुकसानात फायदे हैं, इलेक्शन में नहीं जाएंगे तो क्या नुकसानात फायदे हैं, और ऐसा क्या तरीका अपनाया जाए कि ना इलेक्शन में जाया जाए और या ना छोड़ा जाए, कि सेंटर का क्या तरीका कार है कि आप इन हुक्मरानों को या आने वाले निजाम को ठीक करने में अपना हिस्सा। जमात का नाम भी मौजूद है, जमात का मंशूर भी मौजूद है, अवाम का साथ भी हासिल है, आप लोग भी मौजूद हैं, 29 नुमाइंदे मौजूद हैं, आपने बस इलेक्शन कमीशन में जाके दरख्वास्त ही तो देनी है। सर काफी देखें, ये प्री मैच्योर बात हो जाएगी कि 77 सालों का गन 2 सालों में आप खत्म नहीं कर सकते। अभी अवाम का शऊर, अवाम शऊरी तौर पे उस लेवल पे नहीं पहुंची कि वो आगे आने वाले वक्त का कोई अच्छा फैसला कर सके। बेसिकली अभी जो अवाम इकट्ठी हुई है वो एक लालच पे इकट्ठी हुई है, मेरी मुराद सस्ता आटा और सस्ती बिजली। अब वो जो सवाल आप कर रहे हैं इलेक्शन में जाने का, वो डिफरेंट सवाल है, तो उसके लिए अवाम को शऊरी तौर पे अभी तैयार करना पड़ेगा, शऊरी तौर पे मजबूत करना। अभी अवाम अपने ज़ाती फ़ायदे और लालच के लिए इकट्ठे हैं, किसी नज़रिए के ऊपर इकट्ठे नहीं हैं। नहीं, अभी मेरी ज़ाती राय ये है कि अवाम अभी किसी नज़रिए के ऊपर इकट्ठी। लेकिन आप ऐसा सोच रहे हैं इजलास करेंगे कि उसमें सियासत में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जी बिल्कुल, ये फैसला हमारा हुआ है कि मुशावरत होगी इसकी। तो जब आप मशावरत कर लें और फ़र्ज़ करें आप इलेक्शन लड़ते हैं सारे लोग और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी इलेक्शन लड़ेगी, तो फिर आप में और इन सियासतदानों में फ़र्क क्या रह जाएगा? आप भी ब्लैकमेल होने के लिए सियासत करेंगे? सर ये मैंने उस दिन भी एक सवाल दिया था, गो कि हमारा ये कोई ऐसा मैंडेट नहीं है कि मैं इस पे बात करूं, लेकिन जो आपने सवाल किया, हम निज़ाम को ठीक करने की बात कर रहे हैं। तो जब आप इसकी बेस ये कि जब आप वोट मांगने कहीं पे जाते हैं ना सर, तो आप मेरिट की बात करें, आप टूटी नलके और जॉब्स की लालच अपने वोटर को मत दें।
आप उसके पास जाएं, आप उसे कहें भाई मुझे वोट दें, मैं मेरिट को जो है वो सामने लाऊंगा, मेरिट पे ही भर्तियां होंगी और मेरिट पे ही जो है आपकी डेवलपमेंट होगी। तो जब आप मेरिट की बात करते हुए अगर आप जीत जाते हैं तो फिर आप जब होंगे इक़्तिदार में तो आप ब्लैकमेल नहीं होंगे, क्योंकि आपने वोट मेरिट का मांगा हुआ है। और आप जब कोई बंदा जॉब की बात करेगा तो आप ओपन छोड़ देंगे, भाई ये जॉब आई हुई है, जाए, ये मेरिट है, इस पे जिसका बच्चा लगता है हमें कबूल है, ये डेवलपमेंट का पैसा है, मेरिट पे फैसला करें कहाँ पे बेसिक जरूरत है और वहाँ पे डेवलपमेंट होगी, हर चीज का हल है। तो मीर साहब, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को छोड़ दें, 29 मेंबरान को छोड़ दें, ज़ाती हैसियत में प्रेशर है हल्के के अवाम का कि आएँ और आप इलेक्शन लड़ें? सर वो तो हर मेंबर पे उसको प्रेशर है, कहा जा रहा है। कई लोग कह रहे हैं इलेक्शन लड़ो, कई लोग कह रहे हैं इलेक्शन ना लड़ो, मुख्तलिफ राय। आपके हल्के से कौन है इस वक्त मौजूदा मेंबर असेंबली? ख्वाजा फारूक साहब हैं जी। आप आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूद पाकिस्तानी और रियासती जमातों में से किसी को तो पसंद करते होंगे ना, वोट दिया ना आपने हालिया इंतखाबात में? देखिए मैंने आपको ये बताया कि मेरा आपने जो बैकग्राउंड सियासी बताया तो वो एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से था, लेकिन वो सरदार अब्दुल क्यूम साहब की हयात तक था। उनकी वफात के बाद मैंने कोई सियासी जमात ज्वाइन नहीं की। आज तक मैं किसी सियासी जमात का किसी को वोट भी नहीं देते आप? सर देखिए, जो वोट दिए वो एक अमानत थी, ये 2 साल तहरीक है। इस तहरीक में आने के बाद अभी कोई ऐसा मुझे मौका नहीं मिला कि मैंने किसी को वोट देना है। गैर पार्लिमानी तंजीम, और इसके ऊपर मैं एक फ़र्क पूछना चाह रहा हूँ। महरंग बलोच, मंजूर पश्तीन और शौकत नवाज़ मीर की तंजीमों में काम में नज़रिए में फ़र्क क्या है? बात वो भी अवाम की करते हैं, अपने हकूक़ की करते हैं, आप भी वही काम करते हैं, तो किससे मुतासर हुए आप? सर देखिए, पहला फर्क ये है कि ये 2 मुल्कों और 2 रियासतों का मसला है। महरंग बलोच और पश्तीन साहब वो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अपनी शनाख्त और अपने इलाकों की बात कर रहे हैं। हम के बहैसियत कश्मीरी, हमारा जो झगड़ा है वो अपने रियासती निज़ाम के साथ है, इन हुक्मरानों के साथ है कि आप जो हयाशियाँ उनको ख़त्म करें, ये जो इतनी बड़ी एम्पायर आपने बनाई है उसको ख़त्म करें। हमारी चीज़ें उनसे थोड़ी डिफरेंट है। हाँ, वो भी हकूक़ की बात कर रहे हैं, बेशक हम भी हकूक़ की बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है कि हम अपने ही इसी निज़ाम के अंदर रहते हुए इस निज़ाम को ठीक करने की। कभी आपने बतौर शौकत नवाज मीर सोचा था कि जिस काम का आगाज़ 2 साल पहले करने जा रहे हैं, इतनी बड़ी आवाम की ताकत आपके साथ शामिल हाल हो जाएगी? नहीं सर, मैंने पहले तो जब उस दिन इतना बेमिसाल जलसा किया पिछले हफ्ते और आवाम के सर ही सर नज़र आ रहे थे, कैसी फीलिंग्स और जज्बात होते हैं आवाम को अपने सामने देख के? सर अगर सच्ची बात बताऊं तो एक खौफ तारी होता है कि अवाम ने जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ उम्मीदें लगा ली हैं। हम उन उम्मीदों पे किस तरह पूरा उतरेंगे? मीर साहब, आज़ाद कश्मीर के अंदर मसाइल ज़्यादा हैं या वसाइल ज़्यादा हैं? सर मसाइल जो है ना वो बनाए जाते हैं, वसाइल बहुत हैं, वसाइल का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं होता, उन पे डाका डाल। ये डाका डालने वाले कौन है? सर यही हमारे हुक्मरान है, मेंबरान असेंबली हैं, इन्हीं के चहीते हैं और अदारों में बैठे हुए लोग। मीर साहब, आपको कभी सच बताइएगा धमकी आई, मीर साहब मार देंगे, खामोश हो जाएं, घर बैठ जाएं? नहीं सर, मुझे इस तरह की धमकी नहीं आई। आप डरते वरते भी नहीं हैं? सर अल्लाह से डरता हूँ, उसके अलावा बाकी उसकी मखलूक है, उसके अलावा मैं किसी से। इतने बड़े काम करें और कोई आपको रोके ना, टोके ना, ब्लैकमेल ना करे, जान से मारने की धमकी ना दे, थर्ड वर्ल्ड मुल्क के अंदर रहते हों, ये तो नहीं मैं मानता। सर मैंने आपको कहा ना कि जब हम अपने चार्टर ऑफ डिमांड को लेके चलेंगे, हम लेफ्ट एंड राइट नहीं होंगे। हमारा जो झगड़ा है इस रियासती निज़ाम के साथ है, इस निज़ाम को हमने ठीक करना है। हम अपनी शिनाख्त की बात करते हैं, हम अपनी आज़ादी की बात करते हैं, अपनी हक़ राय देने की बात करते हैं, तो ये वो चीज़ें कि इसके ऊपर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपने कहा माजरीन की सीटें ख़त्म होनी चाहिए और फारूक हैदर साहब ने ये इक़दाम जो है वो बतौर वज़ीर-ए-आज़म किया था। आज कुछ और कह रहे हैं, पहले उन्होंने आप वाली बात की थी। जब हुक्मरानों के अंदर ऐसा तज़ाद देखते हैं तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? सर देखिए, अवाम बड़ी समझदार हो चुकी है। वो मेरे सीनियर उनमें से कायदीन में से हैं, सीनियर से लोगों में से हैं। तो अब लोगों को, इनको खास तौर पे इन लोगों को, जो सीनियर लोग हैं, इनको बड़ा सोच समझ के स्टेटमेंट देनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। आज से 10 साल पुरानी चीज भी एकदम आपके सामने आ जाती जो आपने स्टेटमेंट दी हुई है। अब जो मैं आपको इन हुक्मरानों के अंदर की बात बताऊं, ये बुनियादी तौर पर खुश हैं,
ये चीजें खत्म हो, क्योंकि ये ब्लैकमेल होते हैं इनके ऊपर, इनके इक़्तिदार को ऊपर नीचे कर दिया जाता है इन 12 सीटों की वजह से। सिर्फ इनके अंदर वो ज़मीर पता नहीं क्यों इनका सोया हुआ है या मर जाता है कि सच्ची बात ये कर नहीं सकते, जबकि ये खुश हैं कि ये मामला। कुछ आज़ाद कश्मीर के मेंबरान असम्बली, सियासतदान, जमातों के कायदीन ऐसे हैं जो आपको ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि मीर साहब छिक के रखो, आप अच्छा काम कर रहे हो, हम नहीं कर सकते थे। जी बिल्कुल हैं, बिल्कुल। यहाँ तो बात ख़त्म हो गई, फिर तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ठीक कर रही है। आप तो अवामी नुमाइंदों के हुकूक की भी बात कर रहे हैं। बिल्कुल हम अवाम की, हमने कहा ना कि हम अवाम की बेसिक नीड्स के ऊपर इकट्ठे हुए हैं। तो मीर साहब फिर छोटे छोटे सवालात पूछना चाहता हूँ और फिर उसके बाद इजाज़त चाहूँगा कि हमारी आज़ाद कश्मीर की अदलिया और अदालतें, जजेस आज़ाद हैं? सर सवाल आपने मुश्किल और ख़तरनाक किया है, तो मेरे ख्याल से आप भी इस पे बेहतर जवाब दे सकते हैं। अगर आज़ाद होती तो फिर मेरे ख्याल से कुछ ऐसे फैसले जो आपके सामने आए हैं वो ना आते। तो मौजूदा जो हुकूमत है वो कैसी है और वज़ीर आज़म जो हैं वो किस तरह का काम कर रहे हैं, ठीक काम कर रहे हैं? सर मैं तो अब ये कहूँगा कि तकरीबन 8 से 10 वज़ारतें तो वज़ीर आज़म साहब ने अपने पास रखी हुई हैं। तो ये जो बाकी उन्होंने इतना बड़ा टब्बर पाला हुआ है, 35 से 40 के करीब आपने फ्लैग होल्डर इकट्ठे किए हुए हैं, सिर्फ अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए। तो मैं ये कहूँगा ये सिर्फ वन मैन शो है, बाकी किसी की कोई, मैं नहीं समझता, हैसियत है या वो कोई अपने इलाके का काम करा सके या अपना वजन। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जैसा बाख्तियार वज़ीर आज़म पूरी दुनिया की किसी रियासत, किसी खित्ते में नहीं पाया जाता। ये जब आप अपने मुतालबात रखते हैं तो क्या वज़ीर आज़म बाख्तियार होने के बावजूद ये हैसियत रखता है कि वो आपकी बातों को मान सके या मनवा सके? वज़ीर आज़म आपको किसने कहा कि वज़ीर आज़म जो है हमारा अलग बाख्तियार है? आपको अगर याद होगा कि रावलाकोट में हमारे मुज़ाकरात जो सबसे पहले हुए थे किसके साथ हुए थे? अगर ये वज़ीर आज़म साहब बाख्तियार होते तो हम तो समझ रहे थे कि हमारे रियासत के लोग वहाँ पे बैठे होंगे। तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी बाख्तियार नहीं है? नहीं, इनके फैसले कोई और करता है। ये ऑलरेडी जब मुज़ाकरात में हम इनके साथ बैठे कि कमेटी हमारे साथ बात करके जाती थी, जनाब वज़ीर आज़म साहब से पूछ के आए। वज़ीर आज़म साहब ओके करते थे, थोड़ी देर के बाद फिर वज़ीर आज़म साहब का मैसेज आता था, नहीं जी तो वज़ीर को जाइए। तो मीर साहब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को भी किसी से आज़ादी चाहिए? बिल्कुल मैं ये कहूँगा वो बाख्तियार नहीं है। वो बाख्तियार होते तो ये 6 माह हो गए हैं, जो 8 दिसंबर हमने कॉल दी थी और ये 6 माह हो गए हैं आज तक। अगर वो बाख्तियार होते तो वो अपनी मर्जी के मुताबिक एक्शन कमेटी से मुज़ाकरा। ये आप मीर लोग इतने सख्त और इतने दबंग किस्म के लोग हैं, आपकी तरबियत किसने की? सर मैंने कहा ना कि मैं अपने वालिद साहब के जो लाइफ है मैं उसी को देख के आगे चलता हूँ। मेरे रोल मॉडल है मेरे वालिद साहब। उन्होंने भी जिंदगी बड़े बावकार तरीके से गुजारी और कभी किसी के आगे झुके नहीं है और ना ही कभी किसी गलत काम को सपोर्ट। मीर साहब एक ऐसा मामला जो अवामी सोच है उसको सामने रखते हुए मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। नो डाउट कि ये सेंसिटिव मामला है, आप चाहें तो इसके ऊपर जो है वो जवाब दे सकते हैं। 2 नौजवान कश्मीर और नस्ल थे, 90% आज़ाद कश्मीर के अवाम ये चाहते हैं कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है वो जरनोश और जिब्रान, इन दोनों भाइयों का जो कत्ल या शहीद जो भी किया गया, इसके ऊपर आवाज़ उठाएं और आपकी मदद। उनकी माँ चीख के मैंने वीडियो सुनी, वो कह रही है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी हमारी मदद करे। क्या नुक्ता नज़र है आपका इसके ऊपर? सर उसमें ऑलरेडी उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने स्टेटमेंट दे दिया है, जिसको हम सारे आन कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन इस पे बनाया जाए। और जहाँ तक बात उनकी वालदा की है, बिल्कुल जाहिर बात है, एक माँ के 2 बच्चे उससे छिन गए हैं, तो उनका बिल्कुल दुख, उनकी फरियाद बिल्कुल दुरुस्त है। और इंशाअल्लाह वक्त आने पे, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं, जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कुछ टाइम के बाद जब चीज़ें सामने आ जाएंगी, इस पे भरपूर। आपने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का दायराकार इतना वसी कर दिया कि इसकी जड़ें बरतानिया के अंदर मैंने देखी हैं और यहाँ पे लोग जो हैं वो प्रोग्राम करते हैं, तकरीबात होती हैं, ये लोगों के अंदर शऊर आया है। तो जब तक ये सारे मुतालबात पूरे नहीं होते, 16 निकाती एजेंडे के ऊपर अमल नहीं हो जाता, आप इस तारीख को जारी और सारी रखेंगे और इसको पोलिटिसाइज नहीं करेंगे? जी बिल्कुल जारी और सारी रहेगी, क्योंकि अवाम की उम्मीद लग चुकी है इस एक्शन कमेटी के साथ, और अवाम ये चाहती है कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का प्लेटफॉर्म स्टैंड करे और उनकी जो बेसिक नीड्स हैं।
जब भी इंतखाबात हुए तो उसमें जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है वो गैर जानिबदार रहेगी और अपने लोगों को ये मैसेज नहीं देगी कि आप फ़लाँ जमात की या फ़लाँ लीडर की सपोर्ट करें, ऐसा ही है? ये मैंने आपको पहले बताया कि हमारा एक इजलास होना है जिसके अंदर हम ये फैसला करेंगे कि ताहाल ये बात मौजूद है कि ये फ़ैसला हो सकता है कि आप खुद जो हैं वो ओवरऑल जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी सियासत में आ जाए। सर मैंने कहा ना कि मैं एज ए सिंगल मेंबर मेरी कोई राय हैसियत नहीं रहती। हमारा जो भी फैसला होता है वो अक्सरियती राय से होता है। अक्सर कहा जाता है और इल्ज़ाम दिया जाता है और बड़ा अच्छा इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाया जाता है कि जो खुद मुख्तार कश्मीर के हामी हैं, जो नेशनलिस्ट हैं, वो इस जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को चलाते हैं। सर देखें, मैंने आपको पहले कहा कि इसके अंदर तमाम नजरियात के लोग मौजूद हैं, तो उसमें खुद मुख्तार नजरी के लोग भी मौजूद हैं, इलाके पाकिस्तान के लोग भी मौजूद हैं, तो ये सारे आप कभी किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे, डरेंगे नहीं, खौफ नहीं होगा, आवाम की बात करते थे और करते रहेंगे। इंशाल्लाह जब तक ये सांस है। मीर साहब थोड़े लफ्ज़ों में बयान कीजिए कि जब ये सारा वक्त दे रहे हैं, अवाम की बात कर रहे हैं, उनके हकूक़ की बात कर रहे हैं, अवाम का साथ शामिल है, तो इस सारे अमल को करते हुए क्या फीलिंग्स और जज्बात होते हैं? आपको क्या लगता है कोई जहाद कर रहे हैं, कोई सदका जारिया है या क्या है? बस मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल जहाद है, सदका जारिया है, क्योंकि जब एक आम गरीब जो हमें नहीं जानते, हम जिसको मतलब मैं रियासत के कोने कोने में गया हूँ, और जब एक गरीब जो है वो आके हाथ को चूमता है या वो दुआएं देता है झोली उठा के कि भाई आपकी वजह से मुझे बिजली सस्ती मिल गई, मुझे सस्ता आटा मिल गया, तो वो जो आपका टाइम होता है ना सर, उससे कीमती कोई भी बिजली के वोल्टेज ठीक हो जाएंगे और आटे का मेयार भी ठीक होगा ना? मीर साहब आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। थैंक यू सर। बड़ी आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।